हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर डूइंग रियली ग्रेट। तो हम लोग जो डिस्कस करने जा रहे हैं, हम लोग एक नया टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं सर। दैट इज द कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, राइट, इश्यूड बाय द कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड्स इन कंसल्टेशन विद ICAI। सर ICAI यहाँ पर है इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया एंड नॉट इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, राइट। तो कंफ्यूज नहीं होना, यहां पर है इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, राइट। तो कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो है ये स्पेसिफिकली जो CMA के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए हैं। उनके कॉस्ट अकाउंटिंग का जो पेपर है उसमें कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो है वो पूछे जाते हैं, राइट। तो लेट्स सी, स्टार्ट करते हैं हम लोग। और हमारे पास जो कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं इशूड बाय कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोर्ड, हमारे पास इन ऑल 24 कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं जो हम लोगों को पढ़ने हैं, ठीक। तो हम लोग सारे के सारे कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स यहां पर कवर करेंगे, ठीक है जी। नंबर 1 से लेके क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट, कैपेसिटी डिटर्मिनेशन, प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन ओवरहेड्स, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फॉर कैप्टिव कंजम्पशन, डिटर्मिनेशन ऑफ एवरेज इक्वलाइज्ड कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, मटेरियल कॉस्ट, एम्प्लॉय कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ यूटिलिटीज। तो सभी के सभी हम लोग बहुत इजी जो है वो कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, मुश्किल नहीं है। जो हम लोगों ने बाकी का, अगर आप लोगों ने कॉस्ट अकाउंटिंग पूरा पढ़ रखा है यूट्यूब लेक्चर से, तो ये जो कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है आप लोगों को ईजिली समझ में आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है सर। ऑलमोस्ट सारी की सारी टर्मिनोलॉजीज हम लोग कवर कर चुके हैं, ठीक है। बस बेसिकली हम लोग को याद क्या रखना है कि एक कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में पर्टिकुलर उस स्टैंडर्ड में हमें क्या लिखना है, क्या पढ़ना है, ठीक। चलो सर स्टार्ट करते हैं। तो इस लेक्चर में हम लोग CS 1 कवर करेंगे, रिवाइज्ड 2015 में हुआ कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ऑन क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट। The following is the cost accounting standard revised issued by the Council of the Institute of Cost Accountant of India for determination of classification of cost। मतलब क्या है सर, इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे हम लोग। The standard deals with the principles of the classification of cost for determining the cost of the product or service। वो कहता है कि एक प्रोडक्ट में मैंने एक कॉस्ट की, राइट। जैसे कि मैंने कहा कि मेरा एक प्रोडक्ट है, उसको बेचने के लिए मैंने एडवर्टीजमेंट कॉस्ट की, ठीक है सर। अब वो कहता है कि उस एडवर्टीजमेंट कॉस्ट को किस हेड के अंडर लेकर जाना है, क्या वो प्रोडक्शन से रिलेटेड है, क्या वो सेलिंग से रिलेटेड है, उस कॉस्ट को हमने किस तरह से क्लासिफाई करना है, उसके रूल्स, उसके प्रिंसिपल्स हम लोग यहां पर इस स्टैंडर्ड में डिफाइन करते हैं, राइट। तो ये स्टैंडर्ड क्या डील करता है, वो कहता है कुछ प्रिंसिपल सेट होने चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि एक फर्म एडवर्टाइजमेंट को प्रोडक्शन में ले रही है और दूसरी फर्म जो है उसको सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में ले रही है। तो कहता है कि अक्रॉस द इंडस्ट्री, अक्रॉस द फर्म जो प्रिंसिपल्स हैं दैट शुड बी स्टैंडर्ड। अगर एडवर्टाइजमेंट को CS 1 कहता है कि हमें सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस में लेना है, तो सभी वही रूल फॉलो करना पड़ेगा सबको, ठीक है जी। ऑब्जेक्टिव क्या है? द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस स्टैंडर्ड इज टू ब्रिंग यूनिफॉर्मिटी एंड कंसिस्टेंसी इन द प्रिंसिपल्स of classification of cost for disclosure and presentation in the cost statements of a product or service। देखो cost statement तो हर कंपनी में बनती है, ठीक है ना। जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग फर्म है, अगर आपका कोई प्रोडक्ट है तो वहां पर कॉस्ट स्टेटमेंट तो सर बनेगी बनेगी, ठीक है। कॉस्ट स्टेटमेंट में हम लोग क्या देते हैं? कॉस्ट स्टेटमेंट बेसिकली क्या है सर? कॉस्ट शीट है और कुछ नहीं है, ठीक है ना। जहां पर हम लोग कॉस्ट को क्लासिफाई करते हैं कि अगर एक पर्टिकुलर एक्सपेंडिचर मैंने किया है तो वो मेरा कौन से हेड में आना चाहिए, वेदर इट इज रिलेटेड टू प्रोडक्शन। फॉर एग्जांपल, बहुत सिंपल एग्जांपल लेता हूं जो हम लोग कॉस्ट शीट में भी पढ़ते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, ठीक है। अब देखो एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस को हम लोग प्रोडक्शन में भी ले सकते हैं इफ इट इज रिलेटेड टू प्रोडक्शन। एडमिनिस्ट्रेटिव जो जनरल एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस है उनको हम सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में भी ले सकते हैं, ठीक है। तो अब एक ही कॉस्ट के वेरियस मेथड्स हैं, उसको यही चीजें कहां डिफाइन की गई हैं CS 1 में कि अगर एक पर्टिकुलर कॉस्ट है तो उसको किस तरह से हम लोगों ने ट्रीट करना है, कौन से हेड में उसको क्लासिफाई करना है, राइट, सो दैट टू ब्रिंग द यूनिफॉर्मिटी एंड कंसिस्टेंसी इन द एप्लीकेशन ऑफ दोस प्रिंसिपल्स, राइट। The standard shall be applied to the cost statements which require the classification, presentation and disclosure of cost including those requiring the attestation, ठीक है।
तो अब अगर एग्जाम में आए, अगर सीएमए स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूं मैं, सीएमए स्टूडेंट्स को एग्जाम में आए तो आप लोगों ने ये भी लिखना है, ये भी लिखना है और ये चीज भी लिखनी है, वो मैं साथ साथ बताता रहूंगा आपको, ठीक है जी। अब कुछ डेफिनेशंस दी गई कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में, बहुत इजी डेफिनेशंस हैं, बिल्कुल बेसिक जो हम लोगों ने कॉस्ट अकाउंटिंग में पढ़ रखा है उसी से रिलेटेड डेफिनेशन है। जैसे कि पहली डेफिनेशन क्या है आपके पास एबनॉर्मल कॉस्ट की। सर एबनॉर्मल कॉस्ट क्या है? कोई भी ऐसा खर्चा जो हमने नहीं सोचा था कि होगा लेकिन हो गया। आग लग गई सर फैक्ट्री में, क्या आपने सोचा था आग लगेगी? क्या यह रूटीन का बिजनेस है? नहीं सर, ठीक है। अर्थक्वेक आ गया, क्या ये रूटीन का है? नहीं सर। फ्लड्स आ गई, क्या रूटीन का काम है? नहीं सर। ऑल दीज आर व्हाट? इससे जो भी लॉस होगा, दिस इज व्हाट? एबनॉर्मल कॉस्ट। एनी अनयूजुअल और एटिपिकल कॉस्ट, राइट, whose occurrence is usually irregular और unexpected, जो हमने एक्सपेक्ट नहीं की थी, वो हमारी क्या है? एबनॉर्मल कॉस्ट है, राइट। और ड्यू टू सम एबनॉर्मल सिचुएशन इन द प्रोडक्शन और ऑपरेशन। और एक चीज याद रखना, कॉस्ट अकाउंटिंग में हमेशा बोलता हूं कि जो भी आपकी एबनॉर्मल कॉस्ट है वो डायरेक्टली हम लोग कहां लेकर जाते हैं? कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लेकर जाते हैं। वो डायरेक्टली हमारे प्रॉफिट्स को इंपैक्ट करेगी, वो हम अपने कस्टमर से चार्ज नहीं कर सकते। फैक्ट्री में आग लगी, फायर एक्सटिंग्विशर नहीं था, हमारी गलती है, उसका जो भी नुकसान है वो हम कस्टमर से चार्ज नहीं कर सकते, वो हमें खुद भरना होगा, वो डायरेक्टली हमारे प्रॉफिट्स को इंपैक्ट करेगा, ठीक है जी। उसके बाद सेकेंड टर्म क्या है? सेकेंड टर्म इज, चलो टर्म्स को हम लोग हाईलाइट कर लेते हैं, राइट। सेकेंड इज एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स, राइट। अब एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स क्या है? द कॉस्ट ऑफ ऑल एक्टिविटीज रिलेटिंग टू द जनरल मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एंटिटी। वो कहता है जनरल एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर एंटिटी की, उसको हम लोग एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स बोलते हैं। अब इसने एक और चीज इसमें क्या कही? उसने कहा द एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स शेल एक्सक्लूड, क्या? प्रोडक्शन ओवरहेड्स। वो कहता है प्रोडक्शन ओवरहेड्स इसका पार्ट नहीं है, मार्केटिंग ओवरहेड्स भी नहीं है, ठीक है, एंड इंटरेस्ट एंड फाइनेंस चार्जेस, ये तो वैसी नहीं है सर, प्योरली फाइनेंशियल चीजें हैं, तो ये तो वैसी एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स का पार्ट नहीं बनेगी। कहता है इन चीजों को छोड़कर जो भी एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर खर्चा हो रहा है, ठीक है, जैसे कि टेलीफोन का बिल हो गया सर, ठीक है, स्टेशनरी हो गई सर, वो क्या है? जनरल मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन के लिए है, वो ना तो डायरेक्टली प्रोडक्शन से रिलेटेड है ना ही डायरेक्टली मार्केटिंग से रिलेटेड है, राइट। सो एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स डू नॉट इंक्लूड एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट रिलेटिंग टू प्रोडक्शन, फैक्ट्री वर्क्स और मैन्युफैक्चरिंग। क्लियर? Classification of cost. Classification of cost is the arrangement of items of cost in the logical groups having regard to their, कहता किस बेसिस पे? नेचर के बेसिस पे या फिर पर्पस के बेसिस पे, कि क्या उस कॉस्ट की जो नेचर क्या है, राइट, या फिर उस कॉस्ट का पर्पस क्या है, किस पर्पस के लिए कॉस्ट की जा रही है। एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस किस लिए किए जा रहे हैं? अपनी सेल्स को बूस्ट करने के लिए या अपनी प्रोडक्शन को बूस्ट करने के लिए? सर ऑब्वियसली जो एडवर्टाइजमेंट का खर्चा है वो अपनी सेल्स को बूस्ट करने के लिए किया जा रहा है, तो अकॉर्डिंगली वी विल क्लासिफाई इट, राइट। सो द थर्ड इज क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट। मूविंग अहेड, conversion cost. Conversion cost is the production cost excluding the cost of direct material. सर ये वर्ड क्यों कहा गया excluding the cost of direct material? ध्यान से समझना, कन्वर्ट किस चीज को कर रहे हो? डायरेक्ट मटेरियल को तो सर हम कन्वर्ट कर रहे हैं। वो कहता है डायरेक्ट मटेरियल को फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट करने की क्या कॉस्ट है, तो उसमें हम लोग डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट किस तरह से ले लेंगे? उसको तो हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं, जिस चीज को कन्वर्ट कर रहे हैं कन्वर्जन की कॉस्ट पूछ रहा है हमसे, डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट नहीं पूछ रहा हमसे। समझ में आया? कन्वर्ट करने के लिए क्या लगेगा? सर लेबर चाहिए कन्वर्ट करने के लिए, बिल्कुल चाहिए, तो लेबर की कॉस्ट इसमें आ जाएगी। ओवरहेड्स लगेंगे इसको कन्वर्ट करने के लिए, मशीनरी लगेगी, ऑयल लगेगा, इलेक्ट्रिसिटी लगेगी या नहीं? बिल्कुल लगेगी सर, ठीक है, तो वो भी इसका पार्ट बनेंगे, लेकिन मटेरियल की कॉस्ट को हम लोग यहां पे कंसिडर नहीं करते। क्लियर?
Cost is a measurement in the monetary terms of the amount of resources used for the purpose of production of goods or rendering services. वो कहता है कि जो भी आपके रिसोर्सेज लगे, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग है, ठीक है, चाहे वो ट्रेडिंग है, चाहे वो सर्विसेज प्रोवाइड करने में लगे, उन सब की मॉनेटरी टर्म्स में जब हम लोग उसको वैल्यू करते हैं तो उसको कॉस्ट बोलते हैं. सिंपल सी भाषा में अगर मैं समझाऊं कि सर पॉकेट से जितना पैसा एक्चुअल में गया उसको कॉस्ट बोलते हैं. जो पैसा पॉकेट से नहीं गया उसको हम लोग नहीं बोलते. ठीक है, जो पॉकेट से जा रहा है जितने भी तरह का, अगर उसको मॉनेटरी टर्म्स में हम लोग क्वांटिफाई कर सकते हैं तो वो कॉस्ट है सर. ठीक है, उसने बहुत इंपॉर्टेंट उसने वो बोला इन द मॉनेटरी टर्म्स. अगर मॉनेटरी टर्म्स में हम उसे कर सकते हैं हम तभी उसको कॉस्ट बोलते हैं. राइट, देन कमिंग टू द नेक्स्ट, कॉस्ट सेंटर. कॉस्ट सेंटर क्या है सर? एक ऐसा यूनिट, एक ऐसा डिपार्टमेंट जिसके लिए हम लोग कॉस्ट निकालते हैं. ठीक है, कॉस्ट सेंटर क्या है? जिसकी हमें आइडेंटिफाई करनी है, एक्यूमुलेट करते हैं हम लोग जब कॉस्ट. Any unit of an entity selected with a view to accumulating all the cost under that unit. Right? The unit can be division, department, selection, group of plant machinery, group of employees or a combination of several units. मैं कहता हूं कि मुझे अपने एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट की, मेरे 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हैं, डिपार्टमेंट A, B एंड C. मैं कहता हूं कि मुझे अपने डिपार्टमेंट A की कॉस्ट निकालनी है, तो डिपार्टमेंट A क्या हुआ? कॉस्ट सेंटर. राइट, डिपार्टमेंट ए क्या हुआ? कॉस्ट सेंटर हो गया सर. राइट, सो कॉस्ट सेंटर इज द लॉजिकल यूनिट फॉर द एक्यूमुलेशन ऑफ कॉस्ट. तो उस पर्टिकुलर कॉस्ट सेंटर में, उस पर्टिकुलर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ए में जितने भी खर्चे हो रहे हैं मैं वो एक जगह पर लिख लूंगा. राइट, सो दैट इज अ कॉस्ट सेंटर. राइट, व्हाट इज अ कॉस्ट ऑब्जेक्ट? इन द कॉस्ट सेंटर आगे आ जाता है हमारे पास कॉस्ट ऑब्जेक्ट. राइट, एन एक्टिविटी, कॉन्ट्रैक्ट, कॉस्ट सेंटर, कस्टमर, प्रोसेस, प्रोडक्ट, प्रोजेक्ट, सर्विस और एनी अदर ऑब्जेक्ट फॉर विच द कॉस्ट आर असर्टेंड. मैंने सबसे पहले तो ये आइडेंटिफाई किया कि मैंने अपने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ए की जो कॉस्ट है वो आइडेंटिफाई करनी है. राइट, अब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ए में मेरे पास 3 प्रोडक्ट्स बन रहे हैं. ध्यान से सुनना इस चीज को. मैंने कहा कि मेरे पास सबसे पहले तो मेरे पास डिपार्टमेंट्स हैं. ठीक है, मैंने कहा कि मेरे पास 3 डिपार्टमेंट्स हैं. डिपार्टमेंट ए है, डिपार्टमेंट बी है एंड डिपार्टमेंट सी है. राइट, ये मेरे 3 क्या बने? ये 3 को मैं कहूंगा कॉस्ट सेंटर्स. राइट, कॉस्ट सेंटर हो गया सर. उसके बाद डिपार्टमेंट ए में मैंने कहा कि मैं 3 प्रोडक्ट्स बना रहा हूं, एक्स, वाई एंड जेड. मुझे कॉस्ट किसकी निकालनी है? मुझे इस पर्टिकुलर एक्स प्रोडक्ट की, ये प्रोडक्ट्स है मेरे पास, मुझे इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट एक्स की कॉस्ट निकालनी है. तो ये प्रोडक्ट एक्स जो है दिस इज माय कॉस्ट ऑब्जेक्ट. ठीक है, तो विद इन डिपार्टमेंट ए आई वॉन्ट टू कैलकुलेट द कॉस्ट फॉर द प्रोडक्ट एक्स. सो प्रोडक्ट एक्स बिकम्स माई कॉस्ट ऑब्जेक्ट. क्लियर? मूविंग ऑन, cost of production. Now what is cost of production? Sir, the cost of production of a product or the service consists of the cost of material consumed, direct employee cost, direct expenses and the production overheads, quality control cost, packing cost, research and development cost and administrative overheads related to production less. मैं ध्यान से सुनना, किस चीज पे ऊपर फोकस कर रहा हूं? माइनस, ये सब चीजें तो ऐड कर ली सर, माइनस रिकवरीज फॉर सेल ऑफ स्क्रैप, वेस्टेज एंड द लाइक. ठीक है, तभी मैंने उतना पार्ट अंडरलाइन किया सर. अब अगर आप लोगों को कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालनी हो तो क्या कॉस्ट शीट में हम लोगों ने पढ़ रखा है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन? बिल्कुल सर. क्या डायरेक्ट मटेरियल कितना यूज हुआ, डायरेक्ट लेबर कितनी यूज हुई, डायरेक्ट एक्सपेंसेस कितने यूज हुए, 3 चीजें मिलाकर क्या बनती है सर? प्राइम कॉस्ट. उसने क्या बोला सर? कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड. डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड लेते हैं नहीं कॉस्ट शीट में? पहली चीज लेते हैं ना. उसके बाद डायरेक्ट एम्प्लॉय की कॉस्ट लेते हैं, वेजेस, लेबर कॉस्ट. ठीक है,
डायरेक्ट एक्सपेंसेस, बिल्कुल ठीक है सर, तीन चीजें मिलाकर क्या बनेगा, प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट में हम लोग क्या जोड़ते हैं, फैक्ट्री ओवरहेड्स, तो वर्क्स कॉस्ट आती है, उसमें हम लोग क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट, पैकिंग कॉस्ट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स रिलेटिंग टू प्रोडक्शन, दिस इज इंपॉर्टेंट। क्या कहा, जितने भी प्रोडक्शन से रिलेटेड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स हैं सिर्फ और सिर्फ वो लेने हैं हम लोगों को, और कोई भी नहीं लेने, ठीक है। और अगर कोई स्क्रैप से रिकवरी होती है तो क्या होगा सर, उससे हमारी कॉस्ट कम हो जाएगी, तो वो हम लोग माइनस करेंगे अपनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में से, ठीक। चलो जी, उसके बाद हमारे पास आ जाता है कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, cost of transportation comprises of the cost of freight, cartage, transit insurance and the cost of operating fleet and other incidental charges whether incurred internally or paid to an outside agency for the transportation of goods, but does not include detention and demurrage charges, does not include, राइट। मतलब क्या सर कहने का, डिटेंशन एंड डेमरेज चार्जेस। सर मेरा एक ट्रक आ रहा था सामान से भर के, ठीक है, रास्ते में पुलिस ने ट्रक रोक लिया, ठीक है जी, ट्रक रोक लिया। अब उन्होंने जब कागज मांगे, उन्होंने कहा सामान क्या है, दिखाओ जी, ट्रक में सामान दिखाओ। सामान देखा, जब कागज देखा तो सर जो बिल था, जो इनवॉइस था, उसके साथ वो सामान मैच नहीं कर रहा था, और इनवॉइस बहुत ही कम क्वांटिटी का था और ट्रक अपना फुल था। तो क्या हुआ, उस ट्रक को उन्होंने डिटेन कर लिया, राइट। तो वो होता है डिटेंशन एंड डेमरेज चार्जेस की, रास्ते में आपकी कोई गलती के कारण अगर काम हुआ तो दैट इज नॉट इंक्लूडेड इन द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। बाकी जितनी भी चीजें हैं, फ्रेट है, कोई रास्ते का टोल टैक्स है, कोई ट्रांजिट की इंश्योरेंस है, कुछ भी है इंसिडेंटल, कोई भी उससे रिलेटेड चार्जेस हैं, वो सब हमारी कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन का पार्ट बनेंगे, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन जो है वो इनवर्ड भी हो सकती है अगर हम लोग परचेस कर रहे हैं, और आउटवर्ड भी हो सकती है अगर हम लोग सेल कर रहे हैं, राइट। सो दिस इनवर्ड इज रिलेटेड टू परचेस एंड दिस आउटवर्ड इज रिलेटेड टू सेल। मूविंग ऑन, कॉस्ट यूनिट। कॉस्ट यूनिट क्या है सर, मेजरमेंट यूनिट की बात कर रहा है यहां पर। कॉस्ट यूनिट की अगर बात करें तो मेजरमेंट यूनिट की बात होती है कि जो कॉस्ट मेजर कर रहे हैं वो हम लोग किस यूनिट में कर रहे हैं। पावर का मेगावाट आ गया, सीमेंट हो गया मेट्रिक टन में, ऑटोमोबाइल नंबर में, ट्रांसपोर्टेशन की टन किलोमीटर में, सर्विस कॉस्टिंग हम लोगों ने कर रखा है, वहां पर कॉम्पोजिट कॉस्ट यूनिट करते हैं हम लोग। क्या कॉस्ट का यूनिट क्या है, हम लोग टन किलोमीटर, हम कहते हैं कॉस्ट पर टन किलोमीटर, हम लोग वहां पर लिखते हैं ना व्हाट इज द कॉस्ट पर टन किलोमीटर। सर गाड़ी को 1 किलोमीटर चलाने की कॉस्ट क्या है, तो दैट किलोमीटर इज व्हाट, कॉस्ट यूनिट फॉर विच वी आर ट्राइंग टू आइडेंटिफाई द कॉस्ट, right, in which we are going to represent the cost. That if we are running the car for 1 kilometer, then what is the cost that we are incurring for that particular 1 kilometer? 1 kilometer is the cost unit. Clear? Cost unit is that which brings the change in the cost. If you you run the car for 1 kilometer, the cost is 100 rupees, and if you run that car for 2 kilometers, the cost will increase to 200 rupees. So with the change in the cost unit, your cost will change, right? मूविंग ऑन, डेवलपमेंट कॉस्ट सर वेरी सिंपल, ऑन द रिसर्च एंड डेवलपमेंट आप लोगों को मार्केट के साथ अपडेटेड रहने के लिए, कंपटीशन में सस्टेन करने के लिए कुछ ना कुछ रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट करनी ही पड़ती है। रिसर्च फाइंडिंग्स एंड अदर नॉलेज टू अ प्लान और डिजाइन फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अ न्यू एंड सब्सटेंशियली इंप्रूव्ड मटेरियल डिवाइसेस। सर लगातार ये चीजें चलती रहती हैं, इंप्रूवमेंट्स चलती रहती हैं हर साल। हम लोग देखो आईफोन है, आईफोन हर साल एक नया फोन लॉन्च करता है, उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस करता है, कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट्स करता है। सर कैमरा पिक्सल्स बढ़ा देता है, ठीक है, क्वालिटी बढ़ा देता है, प्रोसेसर इंक्रीज कर देता है, राइट। सो ऑल दीज थिंग्स आर व्हाट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट। उनकी एक बहुत बड़ी रिसर्च टीम पीछे बैठी है जिसको पता है कि हम लोगों ने लगातार इंप्रूवमेंट्स करनी है, तभी हमारा प्रोडक्ट बिकेगा, लोगों को कुछ नया दिखेगा तभी बिकेगा, राइट।
So that is a development cost. Now what is direct employee cost? सर डायरेक्ट कॉस्ट क्या होती है? सिंपल डेफिनेशन हम लोगों ने सबसे पहले स्टार्टिंग में यही चीज पढ़ी थी कॉस्ट अकाउंटिंग में. व्हाट इज अ डायरेक्ट कॉस्ट? सर डायरेक्ट कॉस्ट इज एनी कॉस्ट विच इज आइडेंटिफाइबल इन द वन यूनिट ऑफ द फिनिश्ड प्रोडक्ट. तो डायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट क्या है? कोई भी एम्प्लॉय की ऐसी कॉस्ट जो हम लोग एक यूनिट में आइडेंटिफाई कर सकते हैं. मैंने कहा कि मैं अपने एम्प्लॉय को एक यूनिट के लिए 20 रुपए देता हूं, तो वो एक यूनिट में आइडेंटिफाइड कॉस्ट है. दैट इज माय डायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट, राइट? What are direct expenses? Any expenses which are identifiable in the one unit of the finished product, जैसे कि royalties charged on production. मैं कहता हूं कि एक बुक के पीछे, सपोज मैं एक बुक पब्लिशर हूं या बुक छाप रहा हूं अपनी, ठीक है, तो एक बुक के पीछे मुझे कितनी रॉयल्टी मिलेगी? तो मुझे इट इज आइडेंटिफाइबल इन द वन यूनिट ऑफ द दैट बुक, राइट? जॉब चार्जेस है, अगर एक यूनिट ऑफ फिनिश्ड गुड में आइडेंटिफाइबल है, दैट इज अ डायरेक्ट एक्सपेंस. बहुत सिंपल सी भाषा में, ठीक है. डायरेक्ट मटेरियल सेम हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, इसके ऊपर बहुत ज्यादा डिस्कशन नहीं चाहिए हम लोगों को. डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स आल्सो नोन एज डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट. जब सामान बना लिया तो उसको बेचना भी तो है, राइट? मैंने एक फिनिश प्रोडक्ट बनाया, मैंने एक टी शर्ट बना ली सर, उस टी शर्ट को बेचना भी तो है, राइट? अब उस टी शर्ट को बेचने के लिए एक तो करूंगा सेलिंग एक्सपेंसेस, एडवर्टाइजमेंट, समझ में आया, लेकिन उसके साथ साथ एक मैं करूंगा डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस की अपनी फैक्ट्री से लेकर उस एक पर्टिकुलर स्टोर तक अपना सामान पहुंचाना है. अपनी टी शर्ट जहां से बेचनी है मुझे, एक रिटेल स्टोर है, ठीक है, मुझे वहां पर अपना सामान पहुंचाना है. मैं टी शर्ट बना रहा हूं, शॉपर स्टॉप कहता है कि मुझे सामान भेज दो, मुझे 1000 टी शर्ट भेज दो अपनी, मैं बेचूंगा, ठीक है. अपनी फैक्ट्री से शॉपर स्टॉप तक पहुंचानी पड़ेगी या नहीं पहुंचानी पड़ेगी, उसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, राइट? इसमें क्या कुछ और साथ में होता है? कहता है डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो भी साथ में एलाइड चीजें चाहिए. सर टी शर्ट को पैक करोगे तभी तो डिस्ट्रीब्यूट करोगे, या ऐसी बस बना दी ऐसी ले जाओगे बस ऐसी डाल के? नहीं सर, उसको अच्छे से एक रैपर में पैक करोगे, फिर बॉक्स में पैक करोगे, तभी तो आपका सामान वहां तक ठीक ठाक सही सलामत जिंदा पहुंचेगा या नहीं, ठीक है ना? तो वो कहता है एनी द कॉस्ट of any non-manufacturing operation such as packing, repacking and labeling at an intermediate storage location will be the part of distribution cost. कोई भी ऐसा खर्चा जो हेल्प करता है डिस्ट्रीब्यूशन में, राइट, दैट सर्व्स द पर्पस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन. पैकिंग करेंगे, लेबल लगाएंगे, तभी तो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, राइट? एग्जाम्पल्स, पैकिंग हो गया, आउटवर्ड ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, वेयर हाउसिंग कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ डिलीवरिंग द प्रोडक्ट टू द कस्टमर्स, क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग चार्जेस, कॉस्ट ऑफ मेंडिंग और रिप्लेसिंग द पैकिंग मटेरियल एट द डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट. तो ये सब चीजें किसकी है? हमारी डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट की. एम्प्लॉय कॉस्ट हम लोग कर चुके हैं सर, लेबर का पूरा चैप्टर हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक? तो आप लोगों को पता ही है अब एम्प्लॉय कॉस्ट में क्या है, सब कुछ इंक्लूडेड है. Benefits paid or payable for the services rendered by the employees including the temporary, part-time or the contract employees of an entity. तो वो सब चीजें इसमें लिखी हैं. Employee cost includes the payment made in cash or kind. ये चीजें भी हम लोगों ने लेबर कॉस्टिंग में पढ़ी थी कि any payment made to the labor, राइट, इन कैश और काइंड, जिनके पास हमारी बुक्स हैं या जिनके पास नोट्स हैं, ठीक है, उनको ये चीज लिखी हुई मिलेगी. लेबर कॉस्टिंग का चैप्टर पढ़ना, स्टार्टिंग में बिल्कुल ये चीज लिखी हुई मिलेगी कि एनी कॉस्ट एनी थिंग विच एनी पेमेंट मेड टू द लेबर और द एम्प्लॉय इज वर्किंग इन योर फैक्ट्री इन कैश और काइंड इज इंक्लूडेड इन द लेबर कॉस्ट, राइट? तो बुक्स अगर आप लोगों ने, जिनके पास बुक्स हैं, अगर बुक आप लोगों ने एक बार पूरी गो थ्रू कर रखी है, सो दीज सीएस आर गोइंग टू बी इजी फॉर यू पीपल, नॉट अ वेरी डिफिकल्ट टास्क, राइट? फिक्स्ड कॉस्ट क्या है? चैप्टर नंबर 1 है बुक का, वहां पर आप लोगों को मिल जाएगी, सारी डेफिनेशंस हैं वहां पर. फिक्स्ड कॉस्ट क्या है सर? जो वेरी नहीं करती हमारी आउटपुट के साथ, डिस्कस कर चुके हैं, राइट? इनडायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट क्या है? इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या होती है? विच इज नॉट आइडेंटिफाइबल इन द वन यूनिट ऑफ द फिनिश्ड प्रोडक्ट. पता ही है हमें, इनडायरेक्ट एक्सपेंस भी हमें पता है, मटेरियल भी हमें पता है. सर मार्केटिंग ओवरहेड्स क्या है? प्रोडक्ट को बेचना है सर, मार्केट करना पड़ेगा, मार्केट क्रिएट करनी पड़ेगी. सेलिंग ओवरहेड्स एंड द डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, राइट? मटेरियल कॉस्ट क्या है? कर चुके हैं. नॉर्मल कैपेसिटी क्या है सर? नॉर्मल कैपेसिटी क्या है कि जनरली अगर नॉर्मल कंडीशंस है तो हम लोग कितने यूनिट्स प्रोड्यूस कर सकते हैं. Is the production achieved or achievable on an average over a number of period or seasons under the normal circumstances?
taking into account the loss of capacity resulting from the planned maintenance. इसका मतलब है कि ये क्या है, नॉर्मल आइडल टाइम. ठीक है, नॉर्मल आइडल टाइम. कहता नॉर्मली आपको पता है कि आप लोग अपनी जो फैक्ट्री है वो एक महीने में, मैं कहता हूं कि सपोज 100 घंटे चला सकते हो, उसमें से आपको पता है कि 10 घंटे नॉर्मल मेंटेनेंस टाइम है, इतना टाइम हमें चाहिए मशीन मेंटेनेंस एंड ऑल दैट इज द नॉर्मल टाइम, राइट. सो कैपेसिटी इज ऑन एन एवरेज आप लोग कितनी प्रोडक्शन कर सकते हो 100 घंटे में, राइट. उसमें से 10 घंटे जो कि नॉर्मल मेंटेनेंस का टाइम है उसकी प्रोडक्शन कम कर दो. दैट गिव्स द नॉर्मल कैपेसिटी. क्लियर. आप सिंपल एग्जांपल लो, आप कहते हो कि जब आप ठीक हो, आपकी तबीयत बिल्कुल ठीक है सर, आप एक दिन में 12 घंटे पढ़ सकते हो, बिल्कुल ठीक है. कोई भी एक प्रोफेशनल कोर्स का स्टूडेंट है, चाहे वो सीएस है, सीए है, सीएमए है, सीएस है, तो 12 से 14 घंटे की पढ़ाई तो जरूरी है हमें, ठीक है. किसी भी कोर्स की, नॉट दीज 3 कोर्स, किसी भी कोर्स में मेहनत करनी है, ठीक है. किसी दिन आपकी तबीयत थोड़ी सी खराब हुई तो क्या होता है, वो नॉर्मल कैपेसिटी से आप लोग नीचे आ जाते हो, ठीक है. फिर आप 12 to 14 आवर स्टडी नहीं कर पाओगे. कितना करोगे सर, 6 घंटे पढ़ लोगे, 7 घंटे पढ़ लोगे. ज्यादा तबीयत खराब है 2 घंटे पढ़ लोगे, हो सकता है किसी दिन ना भी पढ़ा जाए सर, ठीक. तो नॉर्मल कैपेसिटी क्या है, ऑन एन एवरेज एक पीरियड में, एक दिन में आप लोग कितनी प्रोडक्शन कर सकते हो. पीरियड कैन बी अ डे, वीक, मंथ और अ ईयर, राइट. चलो जी, ओवरहेड्स क्या है. ओवरहेड कंप्राइजेस द कॉस्ट ऑफ इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट एम्प्लॉयज और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस. ओवरहेड्स चैप्टर जब हम लोगों ने पढ़ा था तो सबसे पहली चीज यही बताई थी मैंने, ओवरहेड्स की डेफिनेशन आप लोगों को, ठीक है. आगे बढ़ते हैं. पैकिंग मटेरियल की कॉस्ट. पैकिंग मटेरियल कॉस्ट क्या है, द कॉस्ट ऑफ मटेरियल ऑफ एनी नेचर यूज्ड फॉर द पर्पज ऑफ पैकिंग ऑफ अ प्रोडक्ट. प्रोडक्ट को पैक करने के लिए जो भी कॉस्ट है, राइट. इट कैन बी क्लासिफाइड इनटू प्राइमरी पैकिंग मटेरियल एंड द सेकेंडरी पैकिंग मटेरियल. प्राइमरी पैकिंग मटेरियल इज एसेंशियल to hold and preserve the product for its use by the customer, and the secondary packing material enables to store, transport, inform the customer, promote and otherwise make the product marketable, right. बहुत सिंपल एग्जांपल लेते हैं. हनी है, राइट, शहद जिसको हम लोग बोलते हैं, एक हनी है. हनी को सबसे पहले प्राइमरी पैकिंग क्या चाहिए सर, उसको एक जार चाहिए, राइट. बिना जार के हम लोग स्टोर कर सकते हैं हनी को, नहीं कर सकते सर, ठीक है. दैट इज कॉल्ड द प्राइमरी पैकिंग, जो उस चीज को होल्ड करने के लिए असेंशियल है. उसके बाद उस जार के ऊपर आप लोगों ने देखा होगा एक लेबल लगा होता है. उस लेबल के ऊपर क्या होती है, सारी की सारी इंफॉर्मेशन दी जाती है आप लोगों को, ठीक है. दैट इज कॉल्ड द सेकेंडरी पैकिंग, जिसपे आप लोगों को रेट दिया जाता है, बैच नंबर दिया जाता है, उसकी एक्सपायरी डेट दी जाती है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट दी जाती है, किस तरह से आपने प्रोडक्ट को यूज करना है वो बताया जाता है आप लोगों को. तो ऑल दोज थिंग्स आर इंक्लूडेड इन द सेकेंडरी प्रोडक्ट, राइट. प्राइम कॉस्ट क्या है, द सम टोटल ऑफ ऑल द डायरेक्ट कॉस्ट. सिंपल सी बात है सर, कर चुके हैं हम लोग. प्रोडक्शन ओवरहेड्स क्या है, indirect cost involved in the production of a particular production of a product or in rendering the services. important क्या है सर, indirect cost. जहां पर overheads word आ गया वहां पर हमारी indirect cost तो सीधा सीधा implied है. research cost कर चुके हैं. selling overhead सर, कोई भी खर्चा बेचने के लिए अपने प्रोडक्ट को हम जो भी खर्चा करते हैं उसको सेलिंग ओवरहेड्स में लेते हैं. सेमी वेरिएबल कॉस्ट सर, सेमी वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट क्या है जो फिक्स्ड रहती है, वेरिएबल क्या है जो वेरी करती है विद द वेरिड लेवल ऑफ प्रोडक्शन. सेमी वेरिएबल क्या है सर, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट, राइट. बुक्स में आपको सारी डेफिनेशन मिल जाएंगी. सपोर्ट सर्विस कॉस्ट सेंटर, द कॉस्ट सेंटर विच प्राइमरीली प्रोवाइड्स ऑक्सिलरी सर्विसेज. ओवरहेड्स का चैप्टर पढ़ा सर. एक फैक्ट्री है जिसमें प्रोडक्शन हो रही है टी शर्ट की, राइट. अब वहां पे वर्कर्स काम कर रहे हैं सर, वर्कर्स को भूख भी लगती है, ठीक है, उनको रेस्ट चाहिए, उनको चाय भी पीनी है, चाय पीने के लिए, खाना खाने के लिए उनके लिए कैंटीन खोली गई है फैक्ट्री में, राइट. दैट कैंटीन इज व्हाट, is that canteen directly involved in the production of the t-shirt? No sir, it is providing the support services to the production department so that जो वर्कर है वो चाय पी के फ्रेश होके 10 मिनट में फिर से प्रोडक्शन पे आ जाए, राइट. टू अवॉइड द फैटीग ऑफ दोस कस्टमर्स, जहां पे उनको पानी मिलेगा, जहां पे उनको चाय मिलेगी, जहां पे उनको खाने पीने का सामान मिलेगा. तो that canteen department is providing the support services to the production department, right.
ठीक है सर, लैब हो गया, हेल्प डेस्क हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, डिजाइनिंग, क्वालिटी इंश्योरेंस, क्वालिटी कंट्रोल, वर्कशॉप इंजीनियरिंग, ये सब एग्जांपल्स हैं। स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या है सर? स्टैंडर्ड कॉस्टिंग पढ़ रखा है। इट इज a predetermined cost of a product or a service based on the technical specifications and the efficient operating conditions। हम लोग predetermine करते हैं एक cost को कि अगर एक product बनाना है, मैं कहता हूं एक पेन बनाना है मुझे, एक पेन बनाने के लिए कितनी cost लगनी चाहिए, लगेगी कितनी सर, बात की बात है, ठीक है। तो स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या बोलती है? स्टैंडर्ड कॉस्ट ये बताती है हमें कि एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए हमारे हिसाब से कंडीशंस, जो प्रिवेलिंग कंडीशंस हैं, उसके हिसाब से कितनी कॉस्ट लगनी चाहिए। लगेगी या नहीं वो बात की बात है, ठीक है। फिर वो वेरिएंस एनालिसिस आ जाता है हमारा। क्लियर है? वेरिएबल कॉस्ट क्या है हम लोग डिस्कस कर चुके हैं सर, विच वेरीज विद द लेवल ऑफ प्रोडक्शन। अब बात आती है सर इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स ऑफ ये क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट। सीएमए के स्टूडेंट सुन लो, ये चीज लिखनी है अब एग्जाम में, ठीक है। बीच की जितनी भी डेफिनेशंस थी अगर नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, वो सिर्फ आप लोगों की एक अंडरस्टैंडिंग के लिए है कि कॉस्ट को जब क्लासिफाई करते हैं, राइट, कल को एज अ सीएमए, एज अ प्रोफेशनल आप लोगों को ये चीजें हेल्प करेंगी। कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के हिसाब से आप लोगों को कॉस्ट स्टेटमेंट्स बनानी होंगी अपने क्लाइंट्स की, राइट। सो दीज डेफिनेशंस आर गोइंग टू हेल्प यू देयर। एग्जाम में आप लोगों ने जो पहले 3 चीजें बताई थी वो लिखनी है, राइट। उसके बाद आप लोगों ने प्रिंसिपल्स लिखने हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट के। The cost shall be classified by the process of grouping the components of cost under a common designation on the basis of similarities of the nature, attributes or the relation। वो कहते हैं जैसे कि सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड जितनी भी कॉस्ट है वो कहता है कि ऑन द बेसिस ऑफ द सिमिलैरिटीज ऑफ नेचर, ठीक है। मैं कहता हूं कि मार्केटिंग, मैंने एक बंदा हायर किया एडवर्टाइजमेंट के लिए, वो क्या है, मेरी सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड है। एक मैंने हायर किया मार्केटिंग के लिए, मेरा मार्केटिंग मैनेजर है, वो क्या है, वो भी मेरा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन से। तो कहीं ना कहीं उसमें सिमिलैरिटी है एट्रीब्यूट्स में कि दोनों चीजें मेरी सेल्स को बूस्ट करने के लिए हैं, तो उन चीजों को मैं क्लासिफाई करूंगा अंडर वन हेड, दैट इज द सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, राइट। द आइटम्स ग्रुप टुगेदर अंडर द कॉमन हेड्स शेल बी फर्दर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर फंडामेंटल डिफरेंसेस। वो कहता है उनको हम लोग फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं अगर हम लोग चाहें, राइट। तो ये पैराग्राफ इसमें सारा के सारा हमें ये बताता है। अब क्लासिफिकेशन किस तरह से होती है ये शॉर्ट में आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है जी। क्लासिफिकेशन किस तरह से होती है? बाय द नेचर ऑफ एक्सपेंसेस। जो एक्सपेंस है उसकी नेचर क्या है, क्या वो खर्चा मटेरियल पर है, क्या वो खर्चा एम्प्लॉय पर है, क्या वो एक्सपेंसेस हैं, या जिसे हम लोग ओवरहेड्स भी बोल देते हैं अगर इनडायरेक्ट हो, ठीक है, मटेरियल और लेबर को छोड़कर, राइट। बाय द नेचर ऑफ एक्सपेंस, नेचर क्या है, किस चीज के ऊपर खर्चा कर रहे हैं। मटेरियल के ऊपर है तो मटेरियल कॉस्ट हो जाएगी, लेबर के ऊपर है एम्प्लॉय कॉस्ट हो जाएगी, बाकी इन दोनों को छोड़कर जितनी भी एक्सपेंसेस आ जाएंगे हमारे, ठीक है। तो ये सब चीजें तो सर हम लोग पढ़ चुके हैं। सेकेंड हमारे पास आता है बाय द नेचर ऑफ ट्रेसेबिलिटी टू अ कॉस्ट ऑब्जेक्ट, राइट। ट्रेसेबिलिटी टू अ कॉस्ट ऑब्जेक्ट क्या है? कॉस्ट ऑब्जेक्ट क्या है सर? जिसके लिए कॉस्ट निकाल रहे हैं। सपोज एक टी शर्ट बना रहा हूं, टी शर्ट की कॉस्ट निकाल रहे हैं, तो टी शर्ट मेरा कॉस्ट ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ट्रेसेबिलिटी का क्या मतलब है? अगर मैं किसी कॉस्ट को उस कॉस्ट ऑब्जेक्ट के साथ आइडेंटिफाई कर सकता हूं, राइट, इफ आई कैन आइडेंटिफाई दैट कॉस्ट इन द वन यूनिट ऑफ दैट कॉस्ट ऑब्जेक्ट, दैट इज माई डायरेक्ट कॉस्ट, राइट। देख लो सर, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट की बात हो गई, यहाँ पे डायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट की बात होगी। सर इसको शॉर्ट में हम लोग लिख सकते हैं, ट्रेसेबिलिटी के ऊपर हम लोग सिर्फ इतनी चीज लिख सकते हैं, क्लासिफिकेशन शैल बी ऑन द बेसिस ऑफ मेथड ऑफ असाइनिंग द कॉस्ट to a cost object. If a cost can be assigned to a cost object in an economically feasible way, it shall be termed as direct to that cost object. A cost that cannot be assigned shall be the indirect cost. तो आपने इतना पार्ट एग्जाम में लिख देना है, उसके आगे की एक्सप्लेनेशन इतनी डिटेल जरूरी नहीं है, तो शॉर्ट में आप लोगों ने इसको लिखना है सारा, ठीक है जी। डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट, वो सब कुछ आ गया। अब आता है उसके बाद बाय फंक्शन। तीसरा पॉइंट क्या है? बाय फंक्शन। फंक्शन क्या सर? प्रोडक्शन से रिलेटेड जो कॉस्ट है उसको मैं प्रोडक्शन में ले जाऊंगा,
सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड जितनी कॉस्ट है उसको सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में ले जाऊंगा, एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड जितनी है उसको मैं एडमिनिस्ट्रेशन में ले जाऊंगा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट से, फंक्शन बेसिकली एक्टिविटी है, कौन कौन सी एक फैक्ट्री में कई एक्टिविटीज चल रही हैं सर, प्रोडक्शन भी चल रही है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस का काम भी चल रहा है, एक डिपार्टमेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट का है उसमें भी चल रहा है, तो अकॉर्डिंग टू द एक्टिविटीज वी आर गोइंग टू डिस्ट्रीब्यूट द कॉस्ट। समझ में आ गया? बाय द नेचर ऑफ बिहेवियर, बिहेवियर से क्या मतलब है सर कि क्या वो फिक्स्ड कॉस्ट है या वो वेरिएबल कॉस्ट है या वो सेमी वेरिएबल कॉस्ट है, उसका बिहेवियर किस तरह का है, राइट? अगर मैं कहूं कि यार एक इंसान है जो बहुत ही अड़ियल इंसान है, वो फिक्स्ड है, अब उसकी नेचर एक फिक्स तरह की नेचर है, वो वेरी करता ही नहीं, कोई भी सिचुएशन हो वो फिक्स्ड ही रहता है, ठीक है? अगर उसने नहीं हंसना तो उसने नहीं हंसना सर, वो फिक्स्ड ही रहेगा। वेरिएबल पर्सन क्या है? वेरिएबल वो है जो सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को ढाल लेता है, जो वेरी कर लेता है। तो अकॉर्डिंग टू द बिहेवियर, बिहेवियर से ये चीज आप लोग याद रखोगे, ठीक है? याद करने के लिए आपको टेक्निक्स बता रहा हूं साथ साथ में कि कैसे याद करना है कि बिहेवियर में क्या था कि एक इंसान जो कभी हंसता ही नहीं है वो फिक्स्ड ही रहता है, उसके फेस पे एक फिक्स्ड एक्सप्रेशन रहता है सर, राइट? दैट इज बिहेवियर। वेरिएबल, एक इंसान अगर किसी खुशी के मौके पे है तो हंस रहा है, गम के मौके पे है तो रो रहा है, जो अपने आप को वेरी कर लेता है। सेमी वेरिएबल सर बीच का इंसान हो गया वो, ठीक है? बीच का इंसान से क्या मतलब है सर? कभी तो वेरी करता है, कभी फिक्स रहता है, मर्जी का मालिक है, ठीक है? तो अकॉर्डिंग टू बिहेवियर। अगला क्या है हमारे पास? बाय द नेचर ऑफ प्रोडक्शन और ऑपरेशन प्रोसेस। सर अगर मेरा प्रोडक्ट है जिसको मैं बैचेस में प्रोसेस करता हूं, ठीक है, मैं 50 का एक बैच बनाकर प्रोसेस करता हूं तो बैच कॉस्टिंग लगाऊंगा, ठीक है? तो इस तरह से ऑन द बेसिस जो मेरा प्रोडक्शन का प्रोसेस है, मैं क्या मेथोडोलॉजी फॉलो करता हूं, उसके हिसाब से मैं अलग अलग तरह से उसको ग्रुपिंग कर सकता हूं। बैच कॉस्ट हो सकती है, प्रोसेस कॉस्ट, अगर एक प्रोडक्ट के लिए मल्टीपल प्रोसेस लग रहे हैं तो प्रोसेस कॉस्ट हो जाएगी सर, ऑपरेशन कॉस्टिंग आ जाएगी, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग आ जाएगी इफ इट इज इन द नेचर ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट की कंडीशंस क्या होती हैं हम लोग डिस्कस कर चुके हैं वहां पर। जॉइंट कॉस्ट, अगर जॉइंट प्रोडक्ट, अगर मल्टीपल प्रोडक्ट्स निकलेंगे एक ही इनपुट से, राइट? सो ऑल दीज थिंग्स। तो 5 तरह की हमारे पास जो है वो क्लासिफिकेशन है जो आप लोगों ने शॉर्ट में एग्जाम में आप लोग लिख सकते हो डिपेंडिंग अपॉन द मार्क्स, राइट? बाय द नेचर ऑफ एक्सपेंसेस, किस तरह का एक्सपेंस है, मटेरियल का है, एम्प्लॉय का है, या फिर अदर एक्सपेंसेस हैं, ठीक है? ट्रेसेबिलिटी, अगर ट्रेस कर सकते हैं एक ऑब्जेक्ट में, ठीक है, डायरेक्ट है, नहीं तो इनडायरेक्ट है, ठीक? फंक्शन क्या है? डिपेंडिंग अपॉन द वेरियस फंक्शंस। बिहेवियर को याद करने के लिए मैंने बता दिया। बाय द नेचर ऑफ प्रोडक्शन और ऑपरेशन प्रोसेस। प्रेजेंटेशन, द कॉस्ट आइटम्स इन द कॉस्ट स्टेटमेंट शेल बी प्रेजेंटेड ऑन द बेसिस ऑफ द रेलिवेंट क्लासिफिकेशन। वो कहता है कि जिस तरह से आप लोग क्लासिफिकेशन करोगे उसी हिसाब से आप अपनी कॉस्ट स्टेटमेंट में, कॉस्ट शीट में उसको दिखाओगे। द क्लासिफिकेशन ऑफ द कॉस्ट आइटम शेल बी फॉलोड कंसिस्टेंटली फ्रॉम पीरियड टू पीरियड। ये चीज इंपॉर्टेंट है क्या? वो कहते हैं कि अगर एक पीरियड में एक एक्सपेंस को आपने एक तरह से क्लासिफाई किया है तो इट शुड बी कंसिस्टेंटली फॉलोड ओवर द ईयर्स। अगर चेंज करते हो उसको तो उसके लिए आपको प्रॉपर देना पड़ेगा। डिस्क्लोजर्स पढ़ो। एनी चेंज इन द क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट शेल बी मेड ओनली इफ इट इज रिक्वायर्ड बाय द लॉ or for compliance with the cost accounting standards, or such change would result in more appropriate presentation of the cost statements of an entity, right? तो ये चीज आप लोगों को याद रखनी है। पहले उसने क्या कहा, देखो 7.2 में वो कहता है कि जो आपने क्लासिफिकेशन कर ली उसको कंसिस्टेंटली पीरियड टू पीरियड फॉलो करना है। फिर 8.1 में उसने क्या कहा, कहता अगर चेंज करने की जरूरत पड़ती है, फिर उसने बताया किस किस केस में पड़ेगी। वो कहता है अगर तो लॉ की कोई ऐसी रिक्वायरमेंट आ गई जिसके कारण आपको वो चेंज करना पड़ा, कर लो, कोई दिक्कत नहीं है सर, लेकिन उसको डिस्क्लोज करो कि आप क्यों कर रहे हो। क्लियर? या फिर कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में कुछ ऐसे चेंज आ जाए जिसके कारण करना पड़ा चेंज, या फिर अगर आपको लगता है किसी पॉइंट पर जाकर कि अगर क्लासिफिकेशन ऐसे नहीं दूसरी तरह करें तो इट रिजल्ट्स इन अ बेटर प्रेजेंटेशन ऑफ द कॉस्ट स्टेटमेंट्स, तो उसको डिस्क्लोजर के साथ उसको हम लोगों ने करना है, राइट?
any change in the classification of cost which has a material effect on the cost of the product shall be disclosed in the cost statement. Where the effect of such change is not ascertainable wholly or partially, the fact shall be indicated in the cost statement. कहता जब चेंज करो अगर उसका मटेरियल इंपैक्ट है कॉस्ट स्टेटमेंट पे तो उसको प्रॉपरली डिस्क्लोज करना जरूरी है, राइट? अगर वो असर्टेनेबल नहीं है, अगर उसकी वैल्यू आप लोग असर्टन नहीं कर सकते हो तो भी आप लोगों को कॉस्ट स्टेटमेंट में एज अ नोट टू अकाउंट देना पड़ेगा कि ये हम लोग चेंज कर रहे हैं लेकिन दिस इज नॉट असर्टेनेबल, इसका इंपैक्ट क्या होगा दैट इज नॉट असर्टेनेबल. क्लियर? तो इसके साथ हमारा CS1 जो है वो कवर हो गया है. अब जो CMA के स्टूडेंट्स हैं, देखो अगर आप लोग अपनी इंस्टीट्यूट की वैसे मटेरियल देखोगे तो उसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं दिया गया. जितना उसमें पैराग्राफ्स दिए गए हैं उतना पढ़ लो, वो सारा कुछ इसमें हम लोगों ने कवर किया है. जैसे कि डेफिनेशंस आप लोगों को करने की लिखने की ज़रूरत नहीं है, इतना एग्जाम में आप लोगों से कोई नहीं पूछने लगा, ठीक. लेकिन आप लोगों को क्रक्स पता होना चाहिए कि CS1 किस बारे में बात करता है, right? So with this we end the CES1, right? Next lecture में हम लोग करेंगे CES2 के ऊपर discussion. So if you have any queries you can send me an email at ksjteaching@gmail.com. That's all for this lecture friends. Thank you so much.